हो गया रे। क्या कर रहा हूं मैं? क्या हो गया? इसको संभालो रे। डॉक्टर को बुला दो। दोस्तों आप सभी जानते हो ये कैपिटल वेटिंग टेक्निक्स आपके सामने। नंबर 1 इज अ पे बैक पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड? अगर मान लीजिए आपके पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं और आप हर साल उनको 20,000 रुपए कमा के देते हो, यानी कि पे बैक पीरियड होगा 5 साल का। पे बैक पीरियड यानी कि आप वो जितने पैसे लगाए हैं धंधे में, वो पैसे कितने साल में वापस आपका लेकर आते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पे बैक। एक पे बैक पता है कौन सा होता है? एक होता है सिंपल, एक होता है डिस्काउंटेड। वैसे सिंपल के ऊपर हमारी इच्छा बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिकॉज सिंपल ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपल वाला, एक बात देख लो भाई, लाइव स्ट्रीमिंग से चल रहा है क्या? अमर इसके लिए और एक चार्जर लेके आ, दूसरा है। हाँ कोई भी दूसरा लेके आ जा, टाइप सी। ओके दोस्तों, आप बताएंगे डिस्काउंटेड पे बैक में आप सभी जानते हैं वहां पे ईयर होता है, वहां पे अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर भी होता है। याद है? अरे आपको याद है कि नहीं? ईयर होता है, CFAT होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, वो सब आता है। और लास्ट में हम लोग और एक कॉलम जड़ते हैं और जिससे देखते हैं कि हमारा पैसा जितने साल में लगा हुआ है उतने साल में वापस आ रहा कि नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो आप लोग को देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पे बैक। एक तो पे बैक पीरियड नॉर्मल और एक तो है पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड। पे बैक पीरियड नॉर्मल, अगर पे बैक लिखा ना तो नॉर्मली चिपका के आने का अच्छी होता है। सबसे इजी कौन सा है? पर डिस्काउंटेड में आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर ना, ईयर, CFAT, डिस्काउंटिंग फैक्टर, DCFAT, और फिर 5वें कॉलम में डिसाइड करते हैं वो पैसे कितने साल में वापस आए। मेरा बोल के हो गया डिस्काउंटेड। आप सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपसे एक सवाल है जिसका नाम है ARR। ये बताएंगे दोस्तों, ARR आपके सामने, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये एक चीज है, आपको पैट लेना पड़ता है और आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, आप कभी एवरेज भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों पूरे के पूरे जितना भी तरीका है ना, चाहे वो नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जिसका मतलब है NPV मेथड हो, या फिर आपका पे बैक पीरियड वाला मेथड हो, या फिर IRR वाला मेथड हो, हर जगह पे आप लोग CFAT लेते हो। सिर्फ ARR एक ऐसा तरीका है जहां पे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हो। याद रखना, ARR में आप पैट लोगे, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे, वरना हर कोई मेथड में आपके पास में क्या होना चाहिए? CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आप सभी समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे मित्रों। आपके सामने अगर NPV वाली मेथड, ये बहुत ही सिंपल मेथड होती है। NPV होता क्या है? कुछ नहीं करते, जो आपने आज ये पैसे लगाए, आज पैसे लगाए, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू पे आपने 10 लाख लगाए। अब फ्यूचर में आपको 2 लाख मिले, 3 लाख मिले, 4 लाख मिले, 5 लाख मिले, आपको जितने पैसे मिले आपको CFAT लिखेंगे, उसको सबको यहां पे ला के उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर से, रिस्पेक्टिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फ्यूचर के इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू पे लाके ऐसा करेंगे, ऐसा। और आपने यहां पे 10 लाख लगाए थे और जो इनकी जो वैल्यू आ रही वो 10 लाख से ज्यादा होंगी। अगर मान लो प्रेजेंट वैल्यू 11 लाख होंगी, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये देखो, ये नहीं हिल रहा है, देखो ये ऐसी ही है। ये जो है ना, अरे वो गलती से हिल रहा है, पर हिलना तो इसको ही है। तो ये सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। तो ये जो है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, दोनों को ऐसे करेंगे। और अगर दोनों, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए एक ग्राउंड पे आना जरूरी है। अगर एक ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो कंपैरिजन कैसे होगा? वो दोस्तों जो फ्यूचर में उसको अपने पास प्रेजेंट में बुलाओ और प्रेजेंट को प्रेजेंट में रहने दो और ऐसे कर लो। और अगर आपको लगता है ये आउटफ्लो 10 लाख का था और इनफ्लो 11 लाख का आया, तो समझ जाना आपका NPV 1 लाख रुपए का हो गया। उसको बोलते हैं NPV। PI तो बहुत ईजी है। हाँ क्या है? ये बहुत ही ईजी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 11 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 10 लाख, यानी कि 1.1। ये आपका PI इंडेक्स है। और दोस्तों मेरा तो बिलीव ऐसा है कि NPV से ज्यादा अच्छा मेथड तो PI मेथड है, बिकॉज PI मेथड आपको एक्यूरेट बताता है कि आपके साथ में हुआ क्या है। एवरीबॉडी बोलेंगे हाँ? नहीं, आप बोलो, कुछ भी बोलो। PI में क्या होता है? देखो NPV में क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस कर लेते हैं। यहां पे माइनस नहीं होता, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो नीचे। यानी कि दोस्तों 1.1 आया, इसका मतलब कि आपने 1 रुपया लगाया, आपको 1 रुपया 10 पैसे मिलते हैं। इसलिए दोस्तों एनपीवी कभी कभी कुछ चीजों का पॉजिटिव होता है, तो मेयरली ऑन द बेस ऑफ एनपीवी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? अरे बोल रहे नहीं आप? पीआई से आप निर्णय अच्छे से ले सकते हो। मित्रों आगे बढ़ने का समय आ गया। आईआरआर आपका एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है जो आपका एनपीवी आपका एनपीवी जो है वो 0 आता है। आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जहां पे आपका एनपीवी ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव, उसको बोलते हैं आईआरआर। जहां पे आपका एनपीवी आता, पर आप सभी जानते हो और एक तरीका होता है जहां पे आप उसको बोलते हैं, आप जानते हो ईएवी, ये बताया कि ये उल्टा है। कभी कभी उसको हमारे घर बुलाना होता है, अगर उसको मेरे घर बुलाया तो बोलते हैं एनपीवी हो रहा है, पर अब उसको उसके घर पे रहने दो, हम उसके घर जाएंगे, उसको बोलेंगे ईएवी, इक्वेटेड। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने घर है और अपन उसके घर गए। ए रुक, भाई रुक, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। फर्स्ट ईयर वालों को बोलो उधर ही रुके, वो सेकंड वाली को बोलो उधर रुके, जो थर्ड ईयर का इन्फ्लुएंस सबको वहीं रुकाओ। तो फर्स्ट ईयर वाली का इन्फ्लो सीएफटी वहीं रहेगा, सेकंड का भी इन्फ्लो वहीं आएगा, थर्ड का भी इन्फ्लो उस वहीं मैं आता, तो हम जाएंगे। अरे तो इसको उधर रुकाया ना, पहले मैंने इसको रुकाया था, उनको इधर लाया था, उसको एनपीवी बोलते हैं। मेरे एक्शन से बोलो क्या है? अब जो है उसको उधर रुकाया, ये हम उधर जाएंगे, इसको ईएवी बोलेंगे। उसको इक्वेटेड एनुअल वैल्यू क्यों बोलते हैं मालूम है? बोलो ना क्यों बोलते हैं? आपको पता नहीं, जैसे मान लो 10 लाख रुपए हमने अभी लगाए 0 ईयर में, हाँ, और हम लोग को ये देखना है कि 10 लाख रुपए अगर 5 साल में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे हर साल में तो हमने 2-2 लाख लगाए। ये तब की बात है अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 साल का जो भी है सीडीएफ निकालते हैं, फिर 10 लाख से उसको डिवाइड करते हैं, 10 लाख डिवाइड बाय सीडीएफ, तो फिर आपका जो आएगा वो आपका हर साल का इन्वेस्टमेंट आएगा। आप ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे आपको कुछ आप ऐसे देख रहे हो, ऐसा लग रहा है आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और मैं कॉमर्स कर रहा हूं। दोस्तों ईएवी में क्या होता है ना, जो फ्यूचर वाली है उसको हिलाने का नहीं, वहीं रखने का। और अब ये 10 लाख जो आपने आज इन्वेस्ट किए हैं, तो डिवाइड बाय 5 रखो करो उसको, 5 तो हर साल 2-2 लाख हो जाएंगे। वैसा नहीं है इसका मतलब। आपको लोरे कैलसी पे 1 डिवाइडेड बाय 1.10, हाँ, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल 5 बार करना, रिकॉल करो कितना है 3.79। तो आप एक काम करो, 10 लाख को डिवाइड करो, 10 लाख डिवाइडेड बाय 3.79, बोलो कितना आ रहा है? 263,852। यानी कि आपको मतलब होना चाहिए कि भले ही 10 लाख रुपए मैंने अभी लगाया, हर साल 2-2 लाख नहीं लेने का, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो हर साल कितना 263,852, 263,852। यानी कि ये 10 लाख फ्यूचर का 263 ऐसा 5 बार लिखने का, और फिर देखने का उन रिस्पेक्टिव ईयर में कितना इनफ्लो आया था, तो वो 263 का इनफ्लो उसके अगेंस्ट में कितना आया, फिर उसके साल में अगले साल में 263 का इनपुट कितना आया। तो रिस्पेक्टिव सालों के इनफ्लो को रिस्पेक्टिव सालों के आउटफ्लो से ऐसे ऐसे करने का, उधर उधर। हर बार सामना 0 ईयर पे होता था एनपीवी में, आमने सामना जो आपका है एनपीवी में 0 ईयर पे होता है, अभी 0 ईयर पे नहीं होता, उन रिस्पेक्टिव सालों में होगा। यह जानने के लिए कि उस साल कितना मजा आया। समझ में आ रहा है? एनपीवी का उल्टा होता है ईएवी। याद रखना, एनपीवी में मुकाबला किधर होगा? ए बोलो ना रे, तुम लोग क्या कर रहे? नहीं जम रहा आपको तो जाओ घर पे। एनपीवी में 0 ईयर पे और ईएवी में 0 पे नहीं, मुकाबला फ्यूचर में होगा। मित्रों अभी देखो 13 हो गई,
अब मैं आपको तेरी से आगे ले जाता हूं जिसका नाम है प्रैक्टिकल। मित्रों, आप लोग को एक चीज समझाना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर एग्जामिनेशन में 10 मार्क के लिए चैप्टर आता है, और मित्रों ये चैप्टर 10 मार्क के लिए आता है, और इसका जो बेबी चैप्टर है एंसिलरी रिस्क, वो 5 मार्क के लिए शॉर्ट शॉर्ट आता है। यानी कि जो मेरा ज्ञान चल रहा है ना अभी, आप ये समझो कुछ आएगा नहीं तो नहीं आएंगे, ये तो 15 पक्के आएंगे। हाँ, इसमें डरने का नहीं। सुनो इधर मेरी बात दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, CFAT कैसे निकालते हैं? आपको नहीं बोलना है क्या? अपने आप कैसे हो रहा है? हाँ, अब बताओ बच्चों, CFAT कैसे निकालते हैं? बोलो ना। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ऐसा आता। तो हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअली डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस होना ही नहीं चाहिए। पर क्या होता है, मोदी जी जब टैक्स मांगने आते हैं तो हमने बोलता रुको रुको रुको, हमारा इनकम 1 लाख नहीं है, हमारा डेप्रिसिएशन भी है। अब हमारा क्या हो गया? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। फिर हमने क्या करा, मोदी जी को बोला आप 30% 80,000 रुपए लगाओ, तो इसका 24,000 रुपए हमने टैक्स जोड़ दिया इसके ऊपर। बोलो कितना होगा भाई? 56,000 56,000। हाँ, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर डेप्रिसिएशन जो माइनस किया था हमने, वो एड बैक करते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन जब माइनस होता है ना, तो एक्चुअल में कैश कुछ जाती ही नहीं है, वो तो सिर्फ मोदी जी को थोड़ा सा नहीं, क्या आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं? गवर्नमेंट को हम लोग क्या बनाते हैं? बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, फिर हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं, और टैक्स जैसे ही दे दिया हम अपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं। यहाँ पे 20,000 ऐड बैक करेंगे, ये 76,000, ये है मेरा CFAD। मित्रों, आप नहीं जानते, हर कोई क्वेश्चन में, हाँ, चाहे वो IRR हो, चाहे आपका NPV हो, चाहे EAV हो, चाहे आपका पेबैक हो डिस्काउंटेड वाला, हर जगह पे आपको CFAT करना पड़ता है। सिर्फ IRR के बदले जब ARR आता है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगता है। यानी कि CFAT को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए। हाँ, आगे बढ़ जाए अभी। मित्रों, जवानों और जवानियों, अभी and it's going okay, उसको इसी को बंद कर दो, सिंपल। वहां पे जाओ और इसी को ऐसे करो, and if you're feeling hot you can sit here. नाम तो सुना ही होगा। मित्रों, मैं हूं आपके साथ में। इस समय आप सभी लोग देखिए, इस चैप्टर में हमने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर आप उसमें से 8 सॉल्व करेंगे। ये पूरी बैच चलती है लगभग 80 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 2.5 घंटे की, 200 घंटे पढ़ते हैं, जिसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं 15 से लेके 18 घंटों में। ये हमें सब कुछ मुमकिन हुआ है FM रॉक्स और जो हमारे चार्ट और जो हमने क्लास में इतना पढ़ा हुआ है उसकी वजह से, वरना अब दोस्तों वरना मित्रों, अरे रुको भाई, अरे रुको, वरना ये अगर सोचिए, अगर ये चार्ट नहीं होता और रॉक्स नहीं होता तो मैं रिवाइज करता तो कैसे करता? क्योंकि मुझे समझता नहीं 45 में से किसको सेलेक्ट करना है। मैं फिर ऐसे ही क्वेश्चन ले लेता जो हो सकता है एक जैसे रिपीट आ रहे होंगे। तो ये हमने जो पहले मेहनत करी है क्लास करते समय, उसका फायदा आज हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने इस सब्जेक्ट का, तो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है FM रॉक्स रेडीमेड, पर कोई और सब्जेक्ट के ऐसे अगर सिलेक्टेड नहीं होंगे तो उसका भी सिलेक्शन आज ही कर ले, चाहे वो अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट हो, कॉस्टिंग हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास आपके झोली में पहले से होना चाहिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, IRR निकालो, PI निकालो, NPV निकालो। मित्रों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर इट?
आप सभी जानते हो इस क्वेश्चन का अगर आपको कहेंगे कि कैपिटल वेटिंग 10 मार्क का, मुझे लगता है 15 मार्क्स के लिए है और सिर्फ नाम के लिए 10 मार्क का है। बाजू में एक चैप्टर था जिसका नाम है, उसमें ये 5 मार्क के क्वेश्चन, वो तो बहुत इजी चैप्टर है, पर वो इजी तब लगता है जब ये चैप्टर हो, इसलिए इस चैप्टर का ध्यान दीजिए, 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये चैप्टर का ड्यूरेशन अभी होगा 40 से 50 मिनट और चलेगा। इसके अंदर इसका बेबी चैप्टर जाएगा और 30 मिनट का होगा, यानी कि ये 1.5 घंटे आपको 15 मार्क्स दिलाएंगे। और ये अभी तभी हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा ना तो नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं है, ये आता ही है। इसके बगैर आज तक एक भी एफएम का पेपर नहीं हुआ है। और रिस्क एनालिसिस वाला भी 5 मार्क के लिए आता ही है, यानी कि कुछ भी हो जाएगा आईसीआई। ये 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने ही वाला है और हमको पूरे मिलना चाहिए। हाँ आ जाओ, यानी कि आज क्या हो जाएगा, 10 मार्क का आपने इकोनॉमिक्स कर लिया, अभी 15 को टोक देंगे। चलो अभी आपका साथ होना चाहिए और सबका साथ होगा तो दोस्तों गिवन बिल्लो प्रोजेक्ट एक ही बात करें, एनुअल कॉस्ट सेविंग 60,000 60,000 4 साल के लिए 60 कितना पैसा बचेगा हर साल, 60 4 साल। हाँ प्रॉफिटेबल इंडेक्स कितना है, पीआई का फॉर्मूला बोलिए, पी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 1.064 बराबर चल रही है। आईआरआर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर, बोलो कैसा डिस्काउंटिंग फैक्टर, जहां पे आपका आउट इज इक्वल टू, ऐसी जगह पे जहां पे आपका आउटफ्लो जितना होगा इनफ्लो उतना ही होगा, पर ना हमें आउटफ्लो मालूम ना इनफ्लो मालूम, इसलिए बच्चों सालवे जाली जरूर। अब बताएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहां पे क्या है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका वो किया हुआ है। हाँ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 उनको प्रेजेंट पे लाएंगे, पर प्रेजेंट फैक्टर लाने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया। इसलिए काम करेंगे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसको 15% से लाया इधर, जरा लो रे बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, इसको 4 साल तक लेके आओ, क्यूमुलेटिव सीडीएफ निकालो, जल्दी से निकालो। मेरे पास 28.549 बराबर है। अब एक काम करो, सुनो मेरे वीरो, 60 को मल्टीप्लाई करो इससे, यानी कि 60 को आपने इधर लाया, ऐसे ऐसे करते करते, तो यहां पे क्या मिलेगी आपको संख्या, ये मिलेगी 171,298। ये 171,298 क्या है मालूम है, ये आपका फ्यूचर का आने वाला इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू पे लाया हुआ है। अगर आपने आईआरआर से किया तो अगर ये इनफ्लो जितना होगा 15% पे आउटफ्लो तो उतना ही होगा। इसलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, हमें तो मालूम ही नहीं था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है। अब हमें समझ गए ये एक ऐसी संख्या है, बोलो कैसी संख्या है, जहां पे आपका आउटफ्लो और इनफ्लो, ये क्या हुआ बच्चों, एक्चुअली ये आपका आया हुआ इनफ्लो है। कितना इनफ्लो है, 171,298, पर ये आईआरआर पे है, तो जितना इनफ्लो है बोलो आगे उतना ही आउटफ्लो, यानी कि आउटफ्लो अपने को जो पता नहीं था वो आउटफ्लो आ गया। कितना है आउटफ्लो अपना, 170, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये दोस्तों आप सोचने की बात है, ये है 178,1,298, 60K 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 60K, अभी 4 साल इनको ऐसा ऐसा करते करते लाओ। अब वो ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला ये बनेगा, बोलो कितना आएगा वो, सीडीएफ कितना है, करो डिवाइड 171,298 अपॉन 60,000, 2. अब ऐसा कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जिससे 4 साल का, जिसमें 4 इयर्स का, जिसमें 4 इयर्स का क्या है, ऐसा डिस्काउंट जिसका 4 ईयर का सीडीएफ 2.85 है। अरे अंदाज लगा के देखो, हाँ कितना आएगा, अरे टाइलन एरर करो, अभी टाइम नहीं अपने पास में, 12, अरे वो करो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल, रिकॉल करो, नहीं आ रहा, कितना आ रहा है फिर, मैंने क्या किया, अरे नहीं मैं बोलता हूं, अरे मैंने बहुत समझ गया, बहुत भारी बोल रहा हूं मैं आपसे। अरे अपना पीआई बताया ना इस क्वेश्चन में, तो यहां पे क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, अब आ जाएगा। हाँ
बोलो कितना है आउटफ्लो, कितना है 171,298 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपने को ढूंढना है और वो कितना है, पीआई कितना है आप निकाल लो कितना आ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आ रहा है 261। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है, यानी कि दोस्तों अगर मुझे इतना ये संख्या जो ले रहा था मैं उतनी वो लेना चाहिए था, कितने 182 261। बोलो आप कितना आएगा, अब बोलो कितना आएगा। तो अब एक काम करो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस। कितना आ रहा है वो, नहीं कितना आ रहा है वो 3 इतना आ रहा है ना, उसको 60 से मल्टीप्लाई करो। हाँ तो वही आना चाहिए ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो डिस्काउंट, अरे इस क्वेश्चन में कमीनापन क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दी हुआ, अरे आईआरआर देके रखा हुआ है। आईआरआर तो एक ऐसा सपनों वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर था जहां पे आपका एनपीवी 0 आता। एक्चुअली डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना, वो 12 ने ढूंढ के निकाला। कैसे निकाला, ऐसे जो सब कांड किया उससे निकाला। एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, आईआरआर दिया था। आईआरआर से हमने क्या निकाला, आउटफ्लो निकाला। फिर आउटफ्लो की संख्या हमने कांस्टेंट रख के इनफ्लो निकाल लिया, बिकॉज हमें पीआई दिया था और इनफ्लो हमने यहां पे लिख दिया और 60 60 60 लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई किया, इससे तो ये आंसर आ गया। देखो मुझे तो समझा है, बाकी आप देखिए आपका क्या सीन है। आपको नहीं समझा, अकेले में घर पे जाके कोपचे में कर लेना उसको। नहीं आपका निजी मामला है, इसको सामूहिक मत बनाइए। आपको नहीं आ रहा है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। आप ये मत सोचो कि इसको विस्तार में और बताए, इससे ज्यादा और टाइम नहीं डाल सकते इसमें। और गाइस बराबर है, आगे बढ़ जाए बच्चों। यहां पे इस क्वेश्चन में आपको पे बैक, कम ऑन, पे बैक पीरियड आपने कितने पैसे लगाए थे धंधे में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना हुआ था 171,298। आपको हर साल में मिल रहा है 60,000। नहीं बस तीसरा साल के पहले ही खत्म होगा ना। 2 साल में कितने खत्म हुए, 1 20। और तो अभी आपने कितना चाहिए, 51,000 चाहिए ना। तो आपको 60 मिलता है 12 महीने में, यानी हर महीने में आप 5,000 कमाते हो। आपको कितने चाहिए थे और 51,298 अपॉन 5,000 कितना था रे, यानी कि आपको 2 साल 10 महीने कुछ तो लगेंगे। हाँ दो, बहुत आगे जा रहा है बच्चा, क्या सही पकड़ा है। हाँ क्या है 2 साल 10 महीने कुछ तो आ रहा था, क्या है ये अपना क्या गलत नहीं, अपना सही है ना। अरे उसने छोड़ो यार, उसने वो डिस्काउंटेड से कराया है, अपन ने नॉर्मल, क्योंकि अपने को पे बैक बोला, अपन पे बैक से करेंगे। आप बोलेंगे आपका आंसर क्यों अलग आ रहा है बुक में, वहां पे उन्होंने डिस्काउंटेड से किया। पर आप एग्जामिनेशन में याद रखिए, जब पे बैक देंगे तो पे बैक से लेना, ठीक है। एमपी भी निकल रहे, अरे आपने 60 को जब 1.1 वो 2 से जब क्यूमुलेटिव डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो कितना आया था, ये क्या आया था ना 182 कुछ तो आया। कितना आया था वो 1,82,000। और अपने धंधे में पैसे कितने लगाए, कितना रहा 171,298। बोलो रे कितना पैसा आ रहा है, 10,900 कुछ तो आएगा। ये उसका एनपीवी है। आगे बढ़ जाएंगे, हाँ ले लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आया ना 12%, हो गया खत्म। नेक्स्ट यार सुनो ना, अगर ये रफ्तार पकड़ नहीं पा रहे तो आप अकेले में पढ़ो यार। ये मतलब ये कैपिटल बिल्डिंग, इसका अपना लेवल है, क्योंकि वो लेवल मैच करने के लिए आपको ऐसा तो नहीं ना आपको कुछ ओवरहेड जा रहा तो आपने चले जाना चाहिए यहाँ से। हमें अजम्पशन में है कि आपने पढ़ा हुआ है, हाँ ना, ठीक है। एक सवाल मैं पूछूं आपसे, ये जो उनको फ्यूचर वालों को प्रेजेंट लाने के लिए आप ऐसा ऐसा करके डायग्राम भी बना सकते हो, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप 4 कॉलम बना सकते हो, ईयर, CF18, डिस्काउंटिंग फैक्टर, DC। और ये तब करना चाहिए आपने जब आपका हर साल का CF18 अलग अलग होगा।
पर अभी जो प्रश्न खत्म हुआ है वहां पे हर एक का 60 60 60 था, तो इतना सब तमाशा मत करिएगा, इसको CDF से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाता। ये तो समझते हैं ना आपको? हाँ आगे आ जाओ। ये चैप्टर आपका फेवरेट होना चाहिए, बड़ा मजा है चैप्टर में, इंटरेस्टिंग है। मून लिमिटेड, हाँ, विच विल परफॉर्म द ऑपरेशन, एक मर्चेंट मशीन करना है एट प्रेजेंट परफॉर्म बाय वर्कर्स, which will perform operations which are at present performed by workers. Machine X and Y are the alternative models. आपको बताना दोनों में से अच्छी कौन है। बोलो X अच्छी है क्या नहीं वाली अच्छी है? पहले इस्तेमाल करें दोस्तों। आपके सामने मशीन X की प्राइस है 1.5 लाख, इसकी 240, इसकी लाइफ है 5 इयर्स, इसकी लाइफ है 6 इयर्स, दोनों बच्चों। हाँ, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट 7,000, इसका 11,000, ये 6,000 का मटेरियल 8,000, इधर 10,000, 15,000, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन 12,000, 16,000 एंड ये 90,000। अच्छा, ये सब कुछ लिखा हुआ, ज्ञान दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बच्चों? नहीं, अब एक काम करो, मस्त वाला दोनों का आप क्या करो, वो कर लो। एक तो आप देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं, इसका भी एनपीवी निकाल लेते हैं, उनका भी एनपीवी निकाल लेते हैं। देखो उन्होंने वैसे किए, ये दोनों का एनपीवी निकाल लिया, ARR निकाल दिया, PI निकाल, दैट्स इट, ओवर। और देख लिया कि कौन सा अच्छा है। चलो एक बार हम लोग करें इसको सॉल्व। बोलो ना बच्चों, क्या करेंगे? आपको ये पता होगा, सबसे पहले कभी भी आपको कैपिटल वेटिंग में एनपीवी अगर करना है या आपको PI करना है तो आपको IRR, आपको पहले तो CFT पता होना चाहिए। तो CFT यानी कि बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में CFT कैसे निकलती? तो आप ये देखो, आपको कितना पैसा आरेला है, कितना आरेला है, अब जरा कैलसी ले लो क्या क्या आरेला है। आप सबसे पहले तो 90,000 को टिक करो। अपन सिर्फ X के लिए करेंगे, Y महसूस कर लेंगे। ओके, 91 प्लस की आपको देखो, आपको जो इनफ्लो आ रहा है, देखो सेविंग हो रही मतलब इनफ्लो हो रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये सुपरविजन बाद में क्योंकि एक खर्चा है। सेविंग इन स्क्रैप कितना है? 10,000, यानी कि आपका 1 लाख का फायदा हो गया। बोलो 1 लाख का फायदा हुआ कि नहीं? अब आपका नुकसान कितना हो रहा है X की वजह से? आपका नुकसान हो रहा है 12,000 का, तो 1 लाख में से 12 गए, ये भी 6,000 गए, ये भी 7,000 गए। बोलो बच्चों क्या होगा? 70, ये 75 क्या है दोस्तों? 75,000 आपका अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब एक काम करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। कितना है डेप्रिसिएशन? 1.5 लाख का 5 साल 30,000, तो 75,000 में से 30,000 का कितना बचा है? 45। अब टैक्स कितना है बताओ? कहां लिखा है टैक्स? खुद लिखो टैक्स। अजम्पशन ले लेगा 30% का। हाँ चलो 30% अजम्पशन एग्जाम्पल मान लीजिए। ओके, अब क्या हुआ? 45 का 10% गया, कितना बच रहा है? 13,500 टैक्स गया, तो बचा कितना है? देखो यहाँ पे 31,500 आ गया। क्या आप मोदी जी से चले गए? आप डिप्रेशन एड बैक कर दो, और वो आपका CFT बोलो कितना है? 61,500। इज इट ओके? इसका CFT है 61,500। दोस्तों अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके CDF से, बिकॉज हर साल आपको 61,500 आपको हर साल सेम मिल रहा है, इसलिए आपने क्या करना है? उसके CDF से मल्टीप्लाई करना है। क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर कितना? डिस्काउंट फैक्टर है भाई, क्वेश्चन में दिया कि नहीं? अरे एक्चुअली क्वेश्चन लिखते लिखते उनसे कुछ मिस्टेक हो गया, बाकी तो आप बता दो कितना है। 10% का लगाया क्या उन्होंने? हाँ लगाओ, 10% का लगाओ, 5 साल का। कमान 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू, अरे मान लो 10% का अजम्पशन है, तुम्हें क्या करना? हाँ तो मल्टीप्लाई करो उसको 61,500 से 2,33,120 की आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। अब आपने पैसे कितने लगाए थे? 1,50,000 आपको पैसे आए कितने? 233, यानी कि आपका हो गया है 83,128 बराबर चल रहा है। आप बताओ PI कितना होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है? 233,128 अपॉन 1,50,000 कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 1.5541। इज द क्लियर गाइस? और बताओ ARR कितना है? ARR में आपके निकलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आप क्या निकालोगे यहां पे? बताओ कौन सा है पैट? ये 31,500 जिसमें आपने डेप्रिसिएशन को एड बैक नहीं किया है, तो 31,500 ARR कैसे निकालते मालूम है?
आपका पैट अपॉन जितनी इन्वेस्टमेंट दी, तो पैट कितना है 31,500 और इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख, तो कितना है इसका मतलब? इसका 21% का मतलब क्या होता है? मैंने जो पैसे लगाया ना उसका 21% का रिकवरी हर साल में हो जाता है। यानी मैंने 1.5 लाख लगाया तो हर साल 31,530, यानी कि मैं जितना लगाता हूँ 21% मेरा रिटर्न हर साल में उसमें से निकल जाता। अब इस तरह से जब हम लोग ये अजम्पशन करेंगे कि बी भी हमारा हो गया, सॉरी वाई भी हो गया, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? एनपीवी मेथड से वाई अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसको पीआई मेथड से देखता हूं तो ए अच्छा, एक्स अच्छा, एक्स। सर फिर ऐसा कैसा बोलेंगे? दोस्तों दोनों एग्जाम चल लेना, इसकी वजह से इसके पर दोनों में अगर पूछेंगे दोनों में से बेटर कौन है, तो विश्वास उस पर करना जो पीआई कह रहा है, बिकॉज पीआई मेथड इज बेटर। यहां पे मतलब क्या होता है? 1 रुपया लगा के 1.55 मिलता है, यहां पे 1 रुपया लगा के 1 रुपया 48 पैसे मिलता है। 1 रुपया लगा के 1.55 मिल रहा है और 1 रुपया लगा के 1 रुपया 48 पैसे मिल रहा है, तो यू शुड गो फॉर 1.55। आई थिंक सो। डन गाइस, नेक्स्ट वन। अच्छा आप लोग को ये चैप्टर जब करें आपको क्या महसूस हो रहा है? मतलब आपको रिकॉल हो रहा है? ब्रेन में जा रहा है? क्या ऐसा कुछ उड़ता पंजाब ऐसा नहीं हो रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड। यहां पे मित्रों, यहां से मैं सभी से पूछना चाहूंगा जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप बताएंगे दोस्तों समझ में आ रहा है कि बंद करें? चलने दें? रिकॉल हो रहा है सर, रिकॉल हो रहा है सर, यस सर, सब बोल रहे हैं रिकॉल हो रहा है सर, आप चलने दो बस। दोस्तों 8 क्वेश्चन में से 2 हो गए, थ्योरी हमारी समाप्त है। 6 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को बहुत ऊपर भेजेंगे। आ जाओ। स्पार्क कुकर कंपनी इज इवैल्यूएटिंग दिस 3 ऑप्शन। बड़ा ही बेकार सा क्वेश्चन है दोस्तों। इनके में 3 ऑप्शन है। प्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्किलेट्स, expand its existing cooker line to include several new sizes, develop a new higher quality line of cooker। अरे यार इसका कुकर का बिजनेस है, आपने दिमाग की दही कर रहा है। अरे तेरा धंधा है यार, हमको क्या कर रहा है? ओ बोल रहा है इसके अंदर 3 ऑप्शन, आप बताओ कौन सा अच्छा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? ये प्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्किलेट, यानी कुकर में काम नहीं करेंगे, कुछ अलग ही बनाएंगे। एक्सपैंड, दूसरे में क्या लिखा है? ये जो कुकर का जो है अलग अलग साइज इंट्रोड्यूस करेगा। और तीसरे में क्या बोल रहा है? कुकर का है अच्छा क्वालिटी बनाएगा। अब इसमें 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है? 2 लाख, और आपको आएंगे कितने पैसे? हाँ, यानी कि आपका 2 लाख गया और प्रेजेंट वैल्यू 290 आया, यानी कि आपको पहले में फायदा कितना हो? 90K, दूसरे में 115 का 185 आया, यानी कि 70 का फायदा हुआ 70K, और तीसरे में बोल रहे नहीं आप? यानी कि इसका ये एनपीवी जो हर क्वेश्चन में हम लोग ढूंढ कर निकालते हैं वो इस क्वेश्चन में आ गया है, तो इसलिए क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आखिर ये चाहता क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बड़ा ही उन्होंने छिचोरापन किया है। इतना इजी है पर जबरदस्ती आपको गुमराह किया है। इफ प्रोजेक्ट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 1 करे तो 2 नहीं कर सकते, 2 करे तो 3 नहीं। वो बोलते 1 और 2 साथ में भी कर सकते हैं, यानी कि 1 में आप नया कुकर के अलावा कुछ और भी चालू कर सकते हो और साथ साथ में उसके अलग साइजेस भी ला सकते हो। ये देखो 1 और 2 को अगर आपने साथ में कर लिया तो देन देयर विल बी नो इकोनॉमीज। द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू विल सिंपली बी द सम ऑफ पार्ट्स। कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों का क्या फायदा होगा? ये लोरे कैलसी पे 1 और 2 साथ में तो आपका एनपीवी कितना आएगा? कुछ नहीं होगा। 90 + 70 160 बराबर है ना, हो गया ना? कुछ नहीं, एनपीवी दोनों को 1 और 2 को साथ में किया आपको तो आपका एनपीवी 160 हो जाएगा। कुछ आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो रहा है। इनको इतना ही फायदा होगा जितना अकेले में हो रहा था, साथ में आके भी उतना ही फायदा होगा जितना अकेले में हो रहा था। ए छोटा पैकेट, और तेरी वजह से हो रहा है। हाँ वो बोल रहा है इसकी सर्जरी गलत हो गई।
ओके दोस्तों, आगे बढ़ेंगे भाई। जो भी हुआ 1 and 3 प्रोजेक्ट्स, अगर 1 और 2 का तो समझ गया आपको। आप 1 और 3 को साथ में लेकर आते हैं, देखते हैं इनके से इनको कुछ फायदा होता है क्या। और बोल रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स मिल सकती है, एंड बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज फॉर अदर। तो क्या फायदा हो रहा है उसके नीचे दिया हुआ है। अगर 1 और 3 में अगर साथ में आ गए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है क्या लिख रहा है यहाँ पे, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था। नहीं, आपको एक्चुअल में कितना, क्या बोल रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 1 and 3 कंबाइन इज व्हाट 440। आपको यहाँ पे कितना है, 470 है। एक्चुअल में आपको 470 लगना चाहिए थे, पर साथ में आने से आपको 440 लगे, यानी कि आपको कितना फायदा हुआ, यानी कि 30,000 का फायदा हुआ। तो बताओ बच्चों 1 and 3 का एनपीवी कितना है वैसे। नहीं, पहले कितना एनपीवी यार, एनपीवी 90 + 130 220 हो रहा ना, और उनका 30,000 और फायदा हुआ 250। तो इसका आंसर 250 होना चाहिए। देख लो आंसर सही क्या अपना 13 का। 13 का आंसर चेक करो, 250। सही है। आगे 2 अगर 2 और 3 को साथ में लगा देंगे, देयर आर इकोनॉमिक्स टू बी अचीव, तो क्या फायदा होगा। द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट 2 and 3 इज व्हाट 620, यानी कि आपको कितने मिलने वाले थे 290 and 185। कितने हो रहे थे 2 and 3 क्या। हाँ, उनका क्या था इनफ्लो जो था पहले 185 and 400, यानी कि 585 होना चाहिए था। अब वो इनफ्लो 620 आ रहा, यानी कि 585 जो इनफ्लो होने वाले थे वो 620 हो रहे हैं, 35 की ज्यादा एडिशन हो रही है। तो 2 and 3 का पहले वाला एनपीवी कितना था 70 and 130, यानी कि 2 लाख होने वाले थे, पर ये 35 अधिक होने लगे। अब ये 235 यानी कि 2,35,000। चेक करो एक बार, 235। क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सा चूज करेंगे आप बताओ, तीनों में सबसे ज्यादा एनपीवी किसका है। और 1 2 3 को साथ में लगा दिया तो वही तो बोल रहा ना, कितना आएगा। आपको 1 2 2 3 1 3 का समझ गया ना। अब बताओ इंडिविजुअल करने से कितना मिल रहा, 1 सिर्फ करे तो 90 मिलेगा, 2 सिर्फ किया तो 70 मिलता, 3 सिर्फ किया तो 130 मिलता, 1 2 किया तो 160, 2 3 किया तो 235, 1 3। इन सब में अच्छा कौन सा लग रहा 1 and 3, तो 1 3 कर लेंगे, और 1 2 3 का आपका होमवर्क कर लीजिए। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। आर यू देयर गाइस, कम ऑन। आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए बताओ। आप जब पढ़ रहे हो तो आपका क्या इंटेंशन होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मार्क के लिए 15 मिनट होंगे, उसमें याद भी आना, लिख के भी हो जाना। आप ऐसा लेट के बोलेंगे मैं आराम से अगर यहां पे आराम से कर लिया तो पेपर 50-60 मार्क का ही होगा। तो आपके ब्रेन को आदत डालो कि आप फटाफट कैप्चर कर रहे हो उसको। क्वेश्चन पढ़ा कि आपके दिमाग में चालू जाना, करना क्या है। MNP लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट विद द प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 8 साल। अंडरलाइन द वर्ड 8 साल का प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट इज टू सेट अप द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, SEZ में आएगा, वहां पे लिख रहा है वन टाइम स्टार्टिंग में उसको क्या मिलेगी, टैक्स की सब्सिडी मिल रही है फ्रॉम द किससे, कितने की, यानी कि 0 ईयर में ही उनको 2.25 करोड़ लगते हैं, 25 लाख गवर्नमेंट से आए थे, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ का हो गया। आपने लगाया कितने 175, आपको तुरंत ही 25 का मिल गया, तो यानी कि 1.5 करोड़, यानी आपका इनिशियल आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 1.5 करोड़ बराबर है, क्योंकि 2.25 लगाए थे, 25 गवर्नमेंट से मिल गए। एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 12.5 लाख विल बी परचेज एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। अब बताओ बच्चों, एक काम सुनो, अपन 4 कॉलम बनाते, ईयर, CFAT, डिस्काउंट फैक्टर, DCFAT। अब बताओ मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला कॉलम खत्म है, और अभी अपना CFAT ढूंढना बाकी है। डिस्काउंट फैक्टर कितना है ढूंढो रहे, अरे कितना, कौन सा वाला है ये, 12% लिखा है ना, तो 3rd वाला कॉलम भी बता दीजिए, 1 / 1.12 इक्वल टू, अब आएगा ना, तो पहला कॉलम तो हो गया,
तीसरा भी हो गया। मेन मुसीबत है सेकंड कॉलम की। चौथा कॉलम तो सेकंड और थर्ड का बच्चा है, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई किए, यानी कि CF80 को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, वो चौथा वाला बच्चा रेडीमेड मिलता है। मेहनत सिर्फ सेकंड वाले बच्चे के लिए है, पहले वाले में तो क्या है 1 2 3 4 वो तो बच्चा भी लिख देगा, थर्ड वाले तो डिस्काउंटिंग फैक्टर है। सिर्फ मेहनत सेकंड वाले के लिए है। सेकंड बच्चा अगर आया तो चौथा बच्चा फ्री में मिलता। चौथा वाला कौन सा, वो DCF80 वाला। तो दोस्तों यहां पे बताओ, कोई मुझे बताएगा ये जो व्हाट बाय 1 गेट 1, व्हाट सही बात है? तुम वकीली मत करो यहां, सर वो सही कह रहा है और तू हंसना बंद कर। लाफ्टर चैनल, अरे कैसा है ये रे? तू संभाल उसको। दोस्तों एडिशनल 12.5 लाख लग रहे हैं, और कौन से साल में लग रहे वो? एट द एंड ऑफ, यानी कि दोस्तों जब आप CFD के साल लिखते हो ना, 1 ईयर 2 ईयर, वो हमेशा एट द एंड ही होता है। तो तीसरे जब वो 3 लिखते हो ना, वो तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही होता है वो। तो ऑलरेडी 12.5 लाख तीसरे साल के इसमें रो में ऐड कर दो। कहां पे? आउटफ्लो में कि इनफ्लो में? CFD में सब इनफ्लो है, तो उसमें से माइनस कर देना है 12.5 लाख। ये इनफ्लो नहीं है, 12.5 लाख का खर्चा ही है, यानी कि वो जो इन हो रहा है उसमें आउट माइनस करना पड़ेगा। मेरे को तो समझा है? आप देखो बच्चों, एट द एंड ऑफ द 8th ईयर ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव नो रीसेल वैल्यू, अच्छी बात है, बट द एडिशनल इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड। जो आपने 12.5 लाख का जो भी इक्विपमेंट लिया था ना तीसरे साल में, उसका 1.25 और इनफ्लो में ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। और वर्किंग कैपिटल 20 लाख विल बी नीडेड। ये कुछ नहीं है, नीडेड क्या रहे, वो 0 में ऐड होता है बाद में 8 में ऐड हो जाता, नहीं समझे? ये खर्चा नहीं है। आप क्या करो, आपको 1.5 करोड़ लग रहा ना, कब? 0 टाइम में। तो आपको ये 20 लाख कब लग रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अरे 0 में ही 20 ऐड होंगे, दुकान खोलेंगे उसी दिन स्टॉक में पैसा लगा देंगे। तो आपका इनिशियल आउटलुक तो 1.5 करोड़ का तो है, पर 20 लाख भी ऐड करना पड़ेंगे। देखो ना यहाँ पे किया होगा, ये देखो यहाँ पे कर दिया 170, बराबर है। 1.25 में से 25 गए, फिर 20 ऐड कर दिए 0 ईयर में। और 8th ईयर में जो भी क्वांटिटी आ रही है आपकी 8वें में, वो 8वें में 20 लाख रुपए का जो आपका गया था वो इनफ्लो में ऐड होगा ना, बिकॉज आपकी उधारी तो रिकवर हो जाएंगी। बोलो बच्चों, आगे बढ़ना सर, क्या आगे बढ़ जाते क्या? तो बोलो ना। अब देखो बच्चों, यहां पे लिखा है, यहां पे जो भी लिखा है ईयर 1 2 3 4, ये जो देते हैं ना 4 5 और 6 7 8, ये जो ना कंफ्यूजन करते हैं। ये 4 का भी 270, 5 का भी 270, ऐसा मतलब होता है। ये 4 5 का दोनों क्लब नहीं किया हुआ है। ये थोड़ी सी अपना प्रिंटिंग कॉस्ट बचाने जाते हैं, पर अपनी लग जाती है यहाँ। ये 6 7 8 का कॉम्बो नहीं है। ये 6th ईयर में भी 180 है, 7 में भी 180 है, 8 में भी 180 है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, या बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। नहीं नहीं, तुम बोलो सही बोल रहे हो क्या? नहीं मैं दोस्तों, अरे यहां पे सब अच्छा लगता, एग्जाम में यही अजनबी सा लगता है ना। ये जो चीजें हैं अपने अपना सा लगता है, और यही चीजें एग्जाम में। दोस्तों आप सभी जानते हो, सुनो, ये जो है ना यूनिट्स है, अभी तो ये यूनिट है, ये CFD नहीं छिचोरो, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फैक्ट्री ने 72,000 यूनिट बेचे हैं, और एक यूनिट 120 रुपए का, तो आप जानते होंगे 72,000 को 120 से मल्टीप्लाई करो। अरे वो भी मैं करूंगा रे, अरे क्या जिंदगी हो गई मेरी यार। 25 सालों से यही पढ़ा रहा हूं मैं FM। बताओ बच्चों, 72,000 को 120 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? उसका माइनस करो, ये जितना भी एक्सपेंस 60% माइनस करो। सही पकड़े हैं, 34 लाख क्या है ये? हाँ, कंट्रीब्यूशन बताओ मेरे को। अब माइनस क्या करेंगे तो देख लो ना, फिक्स कॉस्ट लिखा है यहाँ पे 18 लाख 16,56,000। ऐसा नहीं आ रहा है इनका, आ रहा है 16 लाख। अभी इनका क्या है, ये आपका फिक्स हो जाए तो अपने क्या आएगा, EBIT आएगा क्या?
माइनस क्या करेंगे? कहां पे आ रहा है डेप्रिसिएशन? कितना है? आपने मशीन कितने की ली है? मशीन कितने की है? 2.25 करोड़ की है? 1.5 करोड़ की? 1.5 करोड़ की है। आप 2.25 करोड़ पे डेप्रिसिएशन निकालो, 1.5 करोड़ पे निकालो। नहीं, 2.25 पे निकालो ना। गवर्नमेंट बोलेंगे इधर हलकट 25 लाख रुपए तेरे को दिए हुए, तेरी मशीन तो तेरे को 1.5 करोड़ में पड़ी ना। अब डेप्रिसिएशन क्या 2.25 पे लेता? क्योंकि फिक्स्ड असेट में तेरे जो बैलेंस शीट में 1.5 करोड़ दिख रहे हैं, हम तुम बैलेंस शीट 2.25 करोड़ पे लगा रहे हैं, तो कुछ समय के बाद तुम्हारा डेप्रिसिएशन नेगेटिव में आ जाएगा। नहीं समझा तो छोड़ दो। ये बुद्धिजीवी लोगों की क्लास है। कैसे निकाले हो? अरे यार एसएलएम चालू है, डब्ल्यूटीवी किसने बोला यार? डिवाइड बाय 8 करो। ये तू ध्यान दे रहे? नहीं नहीं, तेरा अलग ही चल रहा है। 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 8 करो, कितना आ रहा है? तो वो माइनस कर दिया, देखो मैंने यहां से। अब आ रहा है आपका ईबीटी। अब टैक्स बोलो कितना है? तो 30% है। अरे ये तो माइनस आ रहा ना रे। अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। वो क्या होता है? लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 years। यानी कि ये जो नेगेटिव लॉस हुआ है उसको वहां टैक्स 0 कर दो आप, और अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देना उसको। अगर वो सेट ऑफ नहीं बोलता तो ये जो अभी जो हुआ है अगले साल में जाके कुछ नहीं होता, पर यहां पे बहुत कुछ हो रहा है। देखो ना, ये 2.19 इसमें से घुसेड़ दिया उन्होंने, माइनस कर देना। हुआ है क्या बरा ऐसा? कहां हुआ है ऐसे? हुआ तो देख लो ना, मैं वही बोल रहा हूँ। यस सर, वही आ रहा सर, माइनस करके 30% लिया है। पक्का ना? यस सर। अरे यार तुम सुनो मेरी बात, तुमको नहीं भी समझा तो मेरी बात सुनो। वो क्या बोल रहा है, ये 2.19 है ना, इस साल का नेगेटिव है ना, तो अगले साल आपने कैरी फॉरवर्ड, उसको बोलते कैरी फॉरवर्ड। यानी कि अगले साल जितनी भी प्रॉफिट की संख्या बनेगी, बोलो आगे, वो ये 2.19 माइनस करो और फिर टैक्स निकालो। तो उनका ईबीटी कितना निकल रहा था? एक काम कैलकुलेट करो जरा, ये 51.84 करो। अरे करा क्या? हाँ, 18 माइनस करो, बोलो किया? 18.75 माइनस करो, कितना आ रहा है? आप माइनस करो 2.19 और आप करो 30%, देखो बराबर आएगा। था देख लो, 3.87 आया होगा बराबर। यानी कि यहाँ पे लिखा नहीं, पर माइनस होने के बाद ही टैक्स निकाला है उसके ऊपर। इसको बोलते कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अरे यार सिंपल था यार, अभी ये मत, अभी तुम मैं क्या टैक्स का टीचर है क्या? पहले साल का जो टैक्स का लॉस है और अगले साल से अगर सेट ऑफ किया तो क्या प्रॉब्लम है तुमको यार? एक तो बिजनेस में घाटा गया है, इस साल का पहले साल 2 रुपए का लॉस हो, सुनो, अगले साल 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगले साल 100 पे टैक्स भरोगे 98 पे? तो वही तो किया ना, और क्या करा उन्होंने? सिंपल है, आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया, क्यों? बिकॉज हमें डेप्रिसिएशन को एड बैक, इस बिकॉज हमको CFAT चाहिए था, कैश फ्लो आफ्टर, इसलिए एड बैक कर दिया। तो ये जैसे इसका CFAT निकला है, वैसे ही करते 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 इन सबका CFAT निकालेंगे, और जब सबका CFAT निकल जाएगा तो हमारे पास तो ईयर तो आ ही गया। सेकेंड वाले कॉलम, ये बच्चे के लिए मेहनत बहुत थी पर ये बच्चा पैदा हो गया। तीसरे वाले बच्चे के लिए मेहनत नहीं है, 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे, ये बच्चा तो ऐसे क्लिक क्लिक पे आ जाएगा। और चौथे वाला बच्चा सेकेंड और थर्ड में ऐसे किया तो चौथा बच्चा रेडीमेड आता। इसमें याद कर लेना, 8वें में 20 लाख घुसेड़ देना, तीसरे में से वो कितना 18 लाख था ना, वो कितना था आई डोंट नो, आउटफ्लो कितना था, 12.5 लाख माइनस करना तीसरे वाले में से। ये देखो तीसरा, देखो यहाँ है तीसरा, ये 80.385 नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 80 में से 12.5 माइनस हुआ, देखा दिखा क्या? और देखो यहाँ पे 20 लाख ऐड हुआ है, नहीं तो बोलेंगे बाद में बताया नहीं मैंने। अब देखो बच्चों, ये जो आएगा इनको मल्टीप्लाई करके आपको आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, और इसमें से माइनस कर देना वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, 170 माइनस कर देना, तो अब क्या आएगा? जो आएगा आएगा, वो उसको एनपीवी बोलेंगे, और एनपीवी पॉजिटिव आया तो ये मशीन को लेना, नहीं तो मशीन को लेना। ये क्वेश्चन आप जानते हो क्या, कई क्वेश्चन का मिश्रण था ये ऐसे ऐसे नहीं, क्या देश के चारों कोनों से चुन चुन के लाए क्वेश्चन को, समझे क्या?
मैं क्या था ना, मैं सेकंड अटेम्प्ट में जब फेल होना मैं बहुत रोया था, तो इतना रोया मुझे समझ रहा नहीं मैं फेल क्यों हो रहा। और मैं अगर पढ़ता नहीं और फेल होता तो बहुत अलग बात थी। मैंने तब एनालिसिस किया, मेरा प्रॉब्लम होता था एग्जामिनेशन का पहला दिन मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मेरे को ये टेंशन था, एक तो मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा फिवरिश लगता था एग्जामिनेशन के पहले टेंशन में। और मुझे क्या लगता था क्या कि मेरे का कुछ हो ही नहीं रहा, पढ़ाई नहीं हो रही। क्योंकि मैं क्या करता था, एक एक चैप्टर, जैसे अभी एक चैप्टर लिया तो उसमें घुस जाता था मैं, अब 3-4 घंटे घुस जाते उसमें। फिर ऐसे करते करते 12-13 चैप्टर में से 6-7 चैप्टर ही रिवाइज हो रहे। फिर अब क्या 3 घंटे बाद एग्जाम में मेरे 6 चैप्टर और बाकी है। फिर ये जो समस्या थी ना, ये मेरे को 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद समझा कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं। फिर मैंने बेंच मार्किंग किया, रैंकर से पूछा तुम क्या करते हो, फिर मैंने अपना देखा उनका बेंच मार्किंग में कब की, मैं भी वो करूंगा जो वो करते हैं। फिर मैंने कंपेयर किया, फिर कंपेरिजन समझा कि ये जो नोट्स है, ये जो अभी अपन देख रहे हैं, ये वो पहले से बना के रखते थे। और एग्जामिनेशन से पहले दिन अपन जो एक चैप्टर को 4 घंटे गलाते ना, वो 40 मिनट गलाते हैं। और उनको भी उतना ही मजा आता जितना अपने, उनको 40 मिनट में उतना मजा आ रहा जितना अपने को 4 घंटे में आ रहा। क्योंकि आउटपुट है ना, आउटपुट जो है, क्योंकि आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ बहुत उखाड़न ले लेते हैं, बिकॉज उसमें कई क्वेश्चन रिपीटेटिव मारते हैं। तो तब जाके समझा ये लोग पास क्यों हो रहे, तो वो एक ही अटेम्प्ट में पास हो रहे और हम 3 दिन में नहीं हो रहे। वजह थी कि एग्जामिनेशन के पहले दिन टैकल कैसे करना। तो नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, जैसे अपन ने ईएएस में, एसएम में, एफएमई को में जो बनाया ना, ये हर सब्जेक्ट में अगर जिसका बन गया ना, हाँ पास होना बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनेशन के पहले दिन अच्छे से 6-7 घंटे की नींद लेके अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो, कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ लोग रिवाइज तो कर लेते पर 3 घंटे सो के, वो एग्जामिनेशन में हौला होता, वहां पे जाके ऐसा सोता। अरे सोए लोग देखे मैंने, आपने कभी देखा है ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में? वो बोलता नहीं मेरा ब्लैंक हो गया, मैं ब्लैंक हो गया, 10 मिनट का वो होता शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। भैया ये ब्रेन है, ऐसे रात भर नहीं सोएंगे, और वो भी 15-15 दिन 3-3 घंटे सोएंगे नहीं, काम करना बंद कर, उसको जो आता वो भी नहीं आता। तो आप उसको एग्जामिनेशन के पहले दिन आपको 6 से 7 घंटे की नींद अनिवार्य है। नींद में कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ काम का है नहीं। 6-7 घंटे सो के अगर आपकी पढ़ाई आराम से होके आप मस्त शांति दिमाग से जा रहे हो तो आपको पेपर में रिकॉल भी होता। आप याद करके देख लीजिए इसको। अपन हौले से कुत्ते सा करेंगे और ये करना वो करना, हौले से भागते हैं, वो एग्जामिनेशन में कुछ याद आते। कुछ लोग तो आरटीपी और सजेस्टेड गाड़ी भी बैठे बैठे पढ़ते हैं, उसका दोस्त आगे भागा तो वो पीछे पड़ता। और वो एग्जामिनेशन में वो बोलता भाई घंटा बज गया तेरा, क्या है ये पेपर ले ले। वो बोलता नहीं नहीं सर 2 मिनट थोड़ा सा लाइन मेरे को 2 पढ़ने दो। अरे तुम लोग क्या करें, एग्जामिनेशन में हॉल में भी आरटीपी लेके जाता। ये क्या होता ना, ये घाई गड़बड़ नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन 2 बजे के ना 1 बजे जाके बढ़ जाने का शांति से, और वहां पे मस्त मेडिटेशन करने, जो याद आए ठीक है, नहीं याद छोड़ दो। वहां पे क्या होता है ना, वहां पे शांति चाहिए। आप क्या करते हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। वो तो इसमें क्या, कुछ लोग 1:30 बजे घर से निकलते, फिर वो ऐसा भगाता ना गाड़ी, ऐसा करके धूम चला था गाड़ी हो। नहीं नहीं, इसमें क्या होता आप समझे नहीं, आप पहुंच भी गए ना, आपका मेंटल अनस्टेबिलिटी, आपके माइंड को डर लगता ना, तो डर के मारे आपको समझता नहीं। तो आप ऐसे समय पे अगर आपका थोड़ा सा लेट हो गए, आप 5 मिनट भी लेट हो गए ना, तो समझ लीजिए वो डर के मारे 1 घंटा खराब हो जाता। आप एक काम करो, ट्राई करो इस अटेम्प्ट में। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये हौलापन नहीं होना चाहिए। आपको पास होना है ना, जितना कांड करने का ना, 6 घंटे की नींद होना चाहिए, घर से 5 बजे निकलना चाहिए, 1 बजे आपका सेंटर पहुंचना चाहिए। अगर आपको पढ़ना ही है वहां जाके आराम से पढ़ो, पढ़ना है तो, लगे तो मत पढ़ो, पर वहां पे जाके घर से लेट नहीं निकलने का। ऐसा एग्जामिनेशन हॉल होगा, यहां बाहर बैठ जाओ, उसने जब लोग आ गए अपन चल जाने का। तो आप खुद ही सोचो ना, मेंटल अनस्टेबिलिटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती एग्जामिनेशन से पहले। आपको अगर यहां पे अगर थोड़ा सा दर्द हो गया ना उस समय, तो आपके डर के मारे जो आता है ना वो पूरा, हाँ ऐसा नहीं करने, आराम से जाने का। 6 घंटे की नींद, और ये चीजें दी नकाई के लिए दी हुए, रिकवरी करने के लिए। ठीक है, आ जाओ बच्चों, हाँ आगे बढ़ेंगे। मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहां पे हूं मैं? हाँ चलो, ये बच्चों जेम्स लिमिटेड हैज जस्ट इंस्टॉल्ड, कितने की मशीन है? एक ऐसा है उसके में ऑलरेडी पुरानी वाली है, उसको नई वाली दिख रही। अब सवाल उठ रहा है वो पुरानी वाली को छोड़ के
देखो मैं ऐसे खड़े हूं यहाँ पे, दो एक में दोनों मेरे सामने खड़ी है कौन खड़ी है? मशीन्स। सर एक तो उधर। रुको भाई, अब तुम बजाओ मत। अगर मैं ऐसे पहली बार ही जा रहा हूं और मेरे सामने दो है, अभी किसी को भी मैंने कोई भी मशीन को बाय नहीं करा, तो उस केस में मैं दोनों का एनपी भी निकाल लेता हूं। पर प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, वो दुकान पे अभी कब गया जब उसके पास में एक ऑलरेडी है, अब उसकी चाहत नई वाली से हो रही है। नहीं, अक्सर जो अभी तक के क्वेश्चन देखे ना, वहां ऐसा है दुकान के बाहर खड़ा है, दोनों में से एक चूज करना है, वो आसान है बहुत। ये क्वेश्चन में ग्रेट ग्रैंडमस्ती क्या है, ऑलरेडी एक है उसके पास, अब उसका दिल नई वाली पे आ रहा, तो वो बोल रहा है पुरानी वाली को छोड़ के नई वाली से इश्क करे या नहीं करे। तो क्योंकि आपने पुरानी वाली में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप पुरानी वाली को बेचना है, वो तो पूरे भाव में नहीं बिकेंगी, तो उसको छोड़ के जब आप, अरे यार मजे लग रहे हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन थे ना वो आसान क्यों थे, बिकॉज आप दुकान के बाहर खड़े हो, आपके इसमें कोई है नहीं, दोनों में से एक चूज करना है। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास में ऑलरेडी है एक, दूसरी भी नहीं चाहिए रे, दूसरी ले या पहली वाली के साथ कंटिन्यू, दो कैसे संभालेगा, है क्या जगह इतनी तेरे पास? दोस्तों मैं मशीन्स की बात कर रहा हूं। जेम्स लिमिटेड, देखो सुनो मेरी बात, अवलापन बंद करिए। जेम्स लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड, देखो ऑलरेडी आर है उसके पास ऑलरेडी है। द मशीन हैज अ 5 years लाइफ, 5 साल की जिंदगी है उसकी। द एनुअल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड 1.5 लाख यूनिट्स विच कैन बी सोल्ड एट 6, कितना पैसा हो रहा है? 1.5 लाख, 6 यानी 9 लाख रुपए का प्रोडक्शन करती है वो। कौन? पुरानी वाली। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है उसका? 2 लाख, यानी 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7 बचे। और द फिक्स्ड कॉस्ट कितनी उसकी? 3 पर यूनिट, यानी कि कितने यूनिट हो गए? 4.5 लाख रुपए, ये भी गए, कितने बचते हैं? अरे 250 बचेंगे ना। अब ये क्या है? 250 क्या है? ये प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर द सेम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। आप देखते आगे, द कंपनी जस्ट, अब देखो वो बस आर थी उसके पास में, अब उसको नई वाली दिखी, अब उसका दिल कर रहा है कि मैं एस को अपनाऊं या आर के साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊं, कैपेबल ऑफ गिविंग द सेम आउटपुट। देखा नई वाली का भी आउटपुट सेम ही है। एट एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.8 लाख है। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इतना ही 3 रुपए पर यूनिट, आउटपुट भी उतना ही चाहिए। कितना आउटपुट निकालते हैं ये? यानी कि 1,50,000 एंड 6, 9 लाख का आउटपुट ये भी देती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका 1.8 जाएगा, इसका फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही चाहिए 4.5 लाख। अब मशीन एस कॉस्ट 2.5 लाख की है, पर हमारी इन्वेस्टमेंट तो पुरानी वाली पे भी हो चुकी है ना, तो उस पे 2 लगाए थे, और अभी कितने की है ये? अब ये देखना वो पुरानी वाली कितने में बिकने वाली है। देखो ना आगे लिखा है अगले पेज पे, बोले पुरानी वाली को छोड़कर जब जाओगे तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि आपने लिया कितना था उसको? 2 लाख में लिया था, वो कितने में बिक रही है? पर बताओ तो नई वाली के पास जाने के लिए आपने कितना पैसा लग रहा? 2.5, और 2.5 में से 1 चले गए, तो आपका नया इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का है। द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल, अच्छा ये भी दर्द है, यानी कि पुरानी वाली को बेच के सिर्फ 70,000 ही मिलेंगे। पुरानी वाली दे रही 1 लाख, पर उसको निकालने के लिए घर से बाहर 30,000 लगेंगे, तो 70 ही दे रही। तो नई वाली कितने में थी? 250 माइनस 70, 180 का खर्चा है नई वाली को अपने घर पे लाने का। 2.5 लाख मत बोलना, बिकॉज पुरानी के 70 आएंगे, वो भी तो देंगे ना, तो अपने जेब में से तो 180 जा रहे सिर्फ। As the company has not yet commenced operation, it wants to dispose of the machine R and install what? अब उनकी इच्छा है पुरानी वाली को हटाएं और नई, तो नई वाली का बताओ आउटपुट कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 1,80,000। आप देखना उससे आता कितना कितना है। अरे यार, नई वाली को प्राप्त करने के लिए आपके घर से कितना पैसा गया? 1,80,000, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आप देखना है नई वाली के वजह से आपको कितना अधिक मिल रहा है, ये मत देखो।
अरे आपके घर वाले बोलेंगे वो तेरे को 1.5 लाख नए में जा रहे हैं तेरे, पर तू डाल रहा क्यों इतने? 1.5 लाख क्यों डाल रहा है? कितने कितने 1.5 लाख है 180 क्यों डाल रहा है? तो आप घर वाले क्या बोलेंगे? नहीं, नई वाली का क्या है ना, वो 180 ले रही है ज्यादा, पर उससे जो आने वाला मेरा CF80 है वो प्रति वर्ष मुझे ज्यादा मिलेगा। ये आपको प्रूव करना पता, तो दोनों में से किसका CF80 ज्यादा है? और अगर बताओ नई वाली का CF80 ज्यादा नहीं, तो एक घर वाले एक कान के नीचे बजाएंगे, बोले छिछोर है, नई वाली के पीछे भाग रहा 180 डाल रहा और वो कुछ ज्यादा आउटपुट दे रही भी नहीं, तो झक मारने को नई वाली के पीछे जा रहा है। नई वाली के पीछे कब जाएगा? जब उसको ज्यादा पे कर रहा है तो उसने ज्यादा देना भी चाहिए। यानी कि एस का CF80 आपको ज्यादा मिलना चाहिए। अरे नहीं समझ रहा आपको यार, अगर एस का CF80 आपको ज्यादा नहीं मिला तो काय को चाहिए नई वाली? पुरानी वाली में मजा उठाओ। नई वाली के पीछे 180 डाल रहे, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, देखो देखो नई वाली से मुझे हर साल कितना CF80 ज्यादा आ रहा है। अगर उसका CF80 ज्यादा आ रहा होगा तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितनी है बोलो? अरे मेरे इशारे देखो, तो इसका इनफ्लो कितना आना चाहिए? अरे इतना एक्सरसाइज करो छिछोड़ो, बोलो ना, अब क्या डबल करोगे? 180 जा रहा, तो ये कितना इससे ज्यादा होना चाहिए 180 से, तो ही नई वाली अच्छी है, नहीं तो नई वाली मजा नहीं है। पुरानी वाली से माहौल बनाओ, हाँ वही उसका इस्तेमाल करो। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग बहुत समझ जाते हो। The company will zero tax company 7 years in the view of incentive and allowances available. Cost of capital 14% है। और दोस्तों एडवाइस वेदर, अब मुझे बताओ बच्चों, मित्रों, अब दोस्तों अगर आपके पास में देखो यहाँ पे है, नई वाली का कॉस्ट कितना है भाई? पुरानी वाली से कितना मिल रहा था? तो आपको अधिक कितना लग रहा है? आप बताओ, इसका CF80 कितना है? 270, और इसका CF80 कितना था? यानी पुरानी वाली से नई वाली के पास अधिक जरूर है, पर सिर्फ 20,000 रुपए का आउटपुट दे रही है। सिर्फ 20,000 रुपए के लिए आपने पुरानी वाली को छोड़ दिया। नई वाली के पास जाकर मिला तो क्या मिला? केवल 20,000 रुपए प्रति वर्ष। तो 20,000 को आप क्या करो, कितने साल का है अपने? 5 इयर्स का है ना। अरे नई वाली कितने साल चलेंगी? काय का 7 साल अवला है क्या? कहा लिखा है? 5 साल लिखा है ना, एक है यूजफुल लाइफ 5 साल बची उसकी। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर करो 1/1.14 को 5 साल तक CDF लाओ उसका, यानी कि 3 पॉइंट कितना ही है? तो 20,000 को 3.43 से मल्टीप्लाई, आपको 68,000 का फायदा नई वाली से अधिक हुआ, जो कि पुरानी वाली से अधिक कितना हुआ? पुरानी वाली से नई वाली का जो इनफ्लो है 68,000 ज्यादा है, पर पुरानी वाली को छोड़ के नई वाली का जाने का आउटफ्लो कितना है? 180 है देखो, और उनको ला के मिला कितना है? 68 मिला। नई वाली के पीछे चक्कर में गए कितने और हमें आए कितने? ऐसे नई वाली काय को चाहिए जो लेती कितना है और देती कितना है। ऐसा धंधा मत करो साहब, ये लॉस मेकिंग धंधा है। कितना लेके जा रही नई वाला? नई वाली लेके जा रही 180 और बदले में दे रही क्या? कोई बच्चा बोला सर 2.5 लाख दे रही। अरे भाई वो नई वाली 270 दे रही, पुरानी वाली 2.5 दे रही, तो आपको अधिक देखना पड़ेगा ना। घर वाले क्या बोलेंगे? अब आपने घर वालों को पढ़ाया, देखो नई वाली जो है ना 180 ले रही है और बदले में 270 दे रही है। पापा बोलेंगे क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे CA करवाया था? नई वाली तुझे 270 नहीं दे रही है, 250 तो ये भी दे रही थी, तो नई वाले ने तुझे कितने अधिक दिए? तो केवल 20,000 रुपए के लिए तू नई वाले के पीछे भाग रहा है, मूर्ख नालायक। भाई रिप्लेसमेंट करना एडवाइजेबल नहीं है। हमारी बातें जो भी रोकते हैं, ये रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं है। पुरानी वाली के साथ में मजे उठाओ, क्योंकि ये नई वाली जो है लॉस मेकिंग चल रही है। अब चलो, आप ऐसा एक समा बिल्ड करें, दुकान के बाहर खड़े हो, आपके पास दोनों में से कोई भी एक भी नहीं है, आप दोनों में से एक को चूज करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे? एक का आउटफ्लो कितना रहे? एक का इनफ्लो 270 का है, एक का कितना 250 का, तो 270 को मल्टीप्लाई करो 3.43 से और 250 को भी उससे करो,
तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाता और दोनों का आउटफ्लो माइनस कर दो। इसका ऐसा समझो अपने पास में कुछ भी नहीं है, अपना जीरो पे खड़े हैं, अपने पास में आर भी नहीं एस भी नहीं, तो देखो क्या होगा बताओ, एक 250 एक 270 उससे मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है आपका, देखो ये इतना आंसर आ रहा है क्या, इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ रहा है 8,58,000, इसका आ रहा 9,26,000 और घलाए कितने आपने पुराने वाले के लिए 2 लाख, नई वाले के लिए 2.5 लाख, तो किससे ज्यादा मिला आपको? तो आप क्या करो, आर और एस में से दोनों में से आपने किसी को भी अगर एक को चुनना है, आपके पास अभी भी कोई भी नहीं है, तो आपने एस के पीछे भागना चाहिए, यानी नई वाली के पीछे। मैंने सही बोला है? ये देखो आपको नहीं समझ रहा, आपका निजी प्रॉब्लम, मैं वापस से कह रहा हूं, ये बहुत लॉजिकल चीज है, इसको लॉजिक पे लॉजिक रहने दीजिए। यहां पे क्वेश्चन 2 थे, कौन से? अगर आपके पास में एक भी नहीं तो दोनों में से कौन सा लेंगे? क्वेश्चन दूसरा कौन सा? आपके पास में आर है तो एस के पीछे जाओगे क्या? नहीं जाओगे, पर दोनों में से अगर एक चुनने का समय है तो एस चुनेंगे। आगे चलो चलो एवरीबॉडी, चलो कम ऑन। अभी एक आध 2 क्वेश्चन करता और मैं अभी चैप्टर खत्म करता। मुझे आपको लग रहा है, आपको, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है चैप्टर, कॉन्फिडेंस भी आ, क्योंकि हम लोग एकदम डिफिकल्ट अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, H Limited has a number of machine that were used to make what product that the company has phased out its operation. The existing machine was originally purchased कितना था? 6 साल पहले। कितने में लिया था? अरे बोल रहे मैं नहीं। And is being depreciated by the straight line method and it's remaining 4 years. Depreciation charge इतना था, no salvage value, ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे। ओ बच्चों सुनो ना, ये वैसा ही है यार। एक काम करे क्या, उसके अगले वाला करते, 7 वाला। ओके, अब ये वाला ये कुछ अलग है आपको, नहीं ये वो वाला है, उधर जाना है। यहाँ पे मुकाबला 0 ईयर पे नहीं होगा, मुकाबला अगले सालों में होगा। ए रुक, उसको वहीं रोको, मुझे इधर नहीं आने का, उधर रुक। तो जितने फ्यूचर की इनफ्लो है उसको वहां रोक दो और आउटफ्लो को उधर ले जाना है। अक्सर हम लोग इनफ्लो को आउटफ्लो के करीब ले जाते हैं। इस क्वेश्चन में आउटफ्लो को इनफ्लो के पास ले जा रहे हैं। देखो कौन गया, आउटफ्लो इनफ्लो के पास गया। जब एनपीवी करते हैं, ये आउटफ्लो है, इनफ्लो उसके करीब आता है। ये भी में इनफ्लो उधर है, ये ऐसे ऐसे होता है। हमारी हर हरकतों को आप छी छी कह रहे हैं। अरे हम लोग आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। एक काम करता हूं, मैं एकदम साधु संत बोल के बनाता हूं। नहीं रुको, आपको मेरी हरकतों से प्रॉब्लम है, आपको मुझसे प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। अरे ये इशारे दे रहा है, कमान दे रहा है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, EAB EAC में ओम कंपनी विच इज व्हाट इन द 40% टैक्स ब्रैकेट हैज परचेस एनी वन ऑफ द 2 मशीन्स L and M। दोनों में से एक मशीन का चुनाव करना है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। L की कॉस्ट है 20 लाख रुपए, M की कॉस्ट है 36 लाख रुपए। ये प्रेजेंट रहे, देखो इधर ये 20 है, सिर्फ L है फिलहाल, तो M को भूल जाओ। 20 लाख रुपए आपने लगाए कहां पे? 0 ईयर पे। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि CAPD नहीं है, ये प्रॉफिट बिफोर, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, फिर टैक्स माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। दोस्तों आप बता दें मुझे CFAD कितना होगा? अरे जितना भी होगा मतलब कैसे होगा ऐसे? डेप्रिसिएशन तो बोल के बताओ। 4 लाख, तो 6 लाख में से 4 लाख हटा दो, क्या ही है? ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से टैक्स निकाल दो 40%। अभी क्या हुआ आपका, जो ये 2 लाख में से आपने 40% हटाया, तो ये आ रहा है 1,20,000। ये आ रहा है, अब उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो 4 लाख, यानी मुझे लगता है 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 4 लाख 5,20,000 आना चाहिए। तो मुझे लगता है CFD का, देखो आ गया अपना, आ गया, देखो देखो देखो
5,20,000। मित्रों, इमेजिनेशन में बाजू वाली भी आ गई। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपने हर वर्ष में 5, 20 कितने साल रहे? हर साल 520 कम ऑन गाइस, ये आपको हर साल आए आए आए। और आपने इस साल कितने पैसे खर्च किए? हे, इसका बोलो ना इनिशियल कितना है? क्या तुम ऐसा कर रहे हैं? अभी आप क्या इनको अक्सर हम लोग इधर लाते हैं, मतलब ये कोई एनपीवी नहीं चल रहा है। ये 20 लाख को अब आपने कितने साल में? 5 साल में उड़ाया। और डिस्काउंट इफेक्टर क्या चालू है? तो डिस्काउंट इफेक्टर 12%, इसका 5 साल का निकालो, सीडीएफ कितना आएगा? 604। अब 20 लाख को डिवाइड करो 3.604 से। हाँ, क्या हुआ है? ये जो 20 लाख रुपए जो आपने 0 ईयर में डाले थे, अगर मैं उसको इक्वली एनुलाइज कर दूं डिस्काउंटिंग फैक्टर का इफेक्ट लेके, तो इसको 554 आता। और हमारे पैसे ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये 554 हमारे जा रहे हैं, 520 आ रहे हैं, यानी कि 34,938, 34,938। ये इतना हमें प्रति वर्ष का लॉस, और इसको बोलते हैं EAC, बिकॉज ये कॉस्ट है। और अगर ये फायदा होता तो हम लोग उसको EAB लिखते। ऐसा जैसा इसका किया तो आपने बाजू वाली का भी करना चाहिए। आपको पता नहीं, ये जो चैप्टर चल रहा है ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी। इससे डिफिकल्ट चैप्टर पूरे सिलेबस में कोई नहीं। अगर आपसे किसी से पूछो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाहियात चैप्टर लोग इसको बोलते हैं, पर आपकी कामयाबी है, बेस्ट है। आप इसमें, मुझे आपका कोई ऐसा डर नहीं लग रहा। आई एम थिंकिंग कि लैग हो रहा है क्या भाई? किसका देख लो भाई, लैग हो रहा है क्या? सर लैग बोल रहे हैं। लैग है ना? अरे यस, लैगिंग बोल रहे इधर। ये अमर को आवाज है। इट्स लैगिंग नाउ। ए अमर, लैग हो रहा है, जल्दी आ। कहीं जाइए मत, चिंटे जल्दी आओ। अरे कहाँ गए अमर यार? चलो बच्चों, चलो चलो, टाइम नहीं अपने पास। मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी।
लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा, आई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। जोश ही जोश में, मेरी आगोश में, आके तू जो समाई मजा आ गया। एक मुलाकात में बात ही बात। Hey guys, welcome back. So moving on next question. दोस्तों आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न, इसका नाम है कैपिटल रैशनिंग। दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रैशनिंग? कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है कभी कभी आपके पास में दो टाइप के, एक तो डिविजिबल एक तो इनडिविजिबल। जैसे आपने कोई बोला कि आप शॉप पे गए, बोले कितने का टीवी, बोले 1 लाख का। आप बोले भैया 70,000 ही मेरे पास। बोले कोई बात नहीं, टुकड़े करके दे दो, 70,000 की दे दो। ऐसा कोई मांगता है क्या? कुछ चीजें दुनिया में चाहकर भी टुकड़े करके नहीं मिल सकती है। आप लोग कार खरीदने गए, बोले 10 लाख की कार है, बोले आप बोले 7 लाख ही मेरे पास। बोले काम करो, टायर रख दो, बाकी सब दे दो। कुछ चीजों को डिविजिबल नहीं कर सकते बिकॉज उसका नाम होता है इनडिविजिबल। पर अगर हम लोग पोटैटो लेने गए, हम राइस लेने गए, शुगर लेने गए, जितना पैसा है उतना मिलेगा। पेट्रोल जितना पैसा उतना मिलेगा, इसको कहते हैं डिविजिबल। तो दुनिया में कई प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, जहां पे आप जितना पैसा आपके पास में है उतना निवेश कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिविजिबल। आप सभी लोग जानते हो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है, आप जितना पैसा दोगे ना उतने यूनिट्स आपको मिलते हैं। पर इंडिविजिबल होता है क्या मालूम क्या? कुछ कुछ जगह पे इंडिविजिबल यानी कि वो बोलेंगे भाई 4 करोड़ तो 4 करोड़ में मिलेगा। आप बोलेंगे 3.5 करोड़, बोलते 3.5 करोड़ में हैच नहीं। पर अगर मान लो म्यूचुअल फंड को अगर बोला आपने, बोलेंगे 3.5 करोड़ में जितना आएंगे उतना ले लो। तो क्या होता है ना, जब डिविजिबल की बात करते हैं, डिविजिबल में आप टुकड़े टुकड़े ले सकते हो, इंडिविजुअल में आपको अक्खा पूरा चीज लेना पड़ता है, वो टुकड़े नहीं हो सकते। तो आओ बच्चों देखते हैं, यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे प्रोजेक्ट 1 में 8 लाख लगते हैं, 2 में 15 लाख लगते हैं, 3 में 7 लाख और 4 में 13 लाख लगते हैं। इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो दिया हुआ है 10 लाख, 19 लाख, ये सब कुछ दिया हुआ है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, वेंचर लिमिटेड इनके पास में 30 लाख रुपए, कितने पैसे इनके पास में? 30 लाख। अब उनके पास में क्या है कि उनके पास में चारों में से किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। ईच प्रोजेक्ट इज एंटायरली इंडिपेंडेंट एंड हैज इट्स व्हाट यूजफुल लाइफ। द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज व्हाट दिस मच। अब आपके पास में 30 लाख रुपए है, पर आपको अगर चारों में लगा दे तो कितने पैसे लगेंगे? अरे कैलसी लो यारो, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 7 लाख प्लस 13 लाख, कितना हो रहा है ये? 43 लाख। 43 हो रहा है। आपके पास में पैसा कितना? 30 लाख। लगाना कितना है? 43 लाख। ये तो आपके पास में है नहीं, इसलिए आपको करना पड़ेगा, आपको उन जगह पे लगाना पड़ेगा जो 30 लाख के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों अभी हम लोग बताओ आपके हिसाब से पैसे किस जगह पे लगाएंगे जहां पे आपको ज्यादा एनपीवी आ रहा हो? श्योर है? सो मित्रों, विच ऑफ दी अबव इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन? अब बताओ, अगर मान लो इसमें 43 होते हैं, पैसे ही 43 होते हैं और लगाना भी 43, तो फिर हम लोग कंपैरिजन करते ही नहीं। पर यहां पे पैसा है कम, लगाना है ज्यादा, इसलिए हम लोग वही चुनाव करेंगे जहां पे हमारा एनपीवी है ज्यादा। इसलिए मित्रों आपके सामने यहां पे अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, कितना है? 12%। रिस्क फ्री रेट कितना है? 10%। और गिवन कंपाउंडिंग कितना है? अरे क्या लिख रहा है? ठीक है ना, 10% उसका वो है और 12% यहां पे लिखा है। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, तो हमने इसका जो वो है क्या नाम उसका, डिस्काउंट फैक्टर 12% दिया हुआ है। आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताओ, हमारा ये 10 चारों का हम लोग कंपेयर करते हैं, चारों का एनपीवी निकाल लेते हैं। अरे पहले समझो ना, हमें किस में लगाना है पैसे, जिसका एनपीवी ज्यादा है। तो यहां पे क्या है, ये आपने 10 लाख डाला, 19 डाला, ये सब आपने डाला नहीं, इतने की रिक्वायरमेंट है। अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। तो आपको पहले प्रोजेक्ट में कितना पैसा बच रहा है? 2 लाख। क्या यार, इतना भी नहीं आ रहा, मैं क्या, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है। आपने पैसे लगाए 8 लाख, आपको आए 10 लाख, तो कितना फायदा हुआ?
तो यही बोल रहा है ना, वो यहां पे 2 लाख लिख दिया, बराबर है। आपने 15 लाख लगाए, 19 आए, 4 लाख क्या है एनपीवी। आपने लगाए कितने 7, आए कितने, तो कितना हुआ ये, आपने लगाए कितने, आप बताओ, आपके हिसाब से ये आ गई उनकी एनपीवी जो कि यहां पे लिखी हुई है। रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी आपने लिख दिया, बोलो लिखा क्या नहीं। अब दोस्तों, ओहो दोस्तों, अभी पीआई के बेसिस पे रैंकिंग ले लेते हैं। पीआई का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। बताओ कितना रहा, पहले का कितना रहा है, इनफ्लो कितना है 10 लाख अपॉन 8 लाख 1.25, उसके बाद प्रोजेक्टों में 19 लाख अपॉन 15 लाख 1.27, ऐसे करते करते सबका निकाल दिया। एक मेरा सवाल पूछूं, हमारे पास 30 लाख रुपए है, आप पैसे जब लगाओगे, आप सबसे पहले पैसा किस में लगाना पसंद करोगे, थर्ड वाले, बिकॉज वो पीआई, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने पीआई वाइज को फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो आप ये इसमें कितने पैसे जाएंगे, कैलसिबल हो रहा है 30 लाख माइनस करो, प्रोजेक्ट 3 में कितना पैसा गया आपका 7 लाख गए, यानी आपके हाथ में कितने बचे। आप 23 के बाद में कहां पे पैसा लगाओगे आप, प्रोजेक्ट 4 में, बिकॉज उसका पीआई सेकंड रैंकिंग पे आ रहा है, वहां पे 13 लाख माइनस कर दो, आप कितने बचे 10 लाख बचे। अब आपका प्रोजेक्ट 3 जो है उसका पैसा है 15 लाख, हाँ वही प्रोजेक्ट सेकंड का पैसा जो है वो 15 लाख है, आपके पास में पैसा कितना बचा 10 लाख। तो अब ये तो ओए पैसे 10 लाख लग रहे 15 लाख, यानी 2/3 मिलेगा, 2/3 यानी 66% मिलेगा। तो यानी कि आपको प्रोजेक्ट 3 का पूरा एनपीवी 440 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोजेक्ट 4 का पूरा एनपीवी 7 लाख तो मिलेगा ही, पर इसका प्रोजेक्ट 2 का एनपीवी जो 4 लाख थे उसका 2/3 मिलेगा, यानी कि 2,66,666 मिलेगा। अरे बोलो यार, तो यानी कि 7 लाख और 13 लाख 20 लाख मिलेंगे, बोलो आगे, और ये 266 मिलेंगे, नहीं सॉरी एनपीवी, आई एम सॉरी, 7 लाख 440 और 266 मिलेंगे आपको। यानी कि आप 30 लाख में क्या क्या लेना पसंद करोगे, प्रोजेक्ट 3 अक्खा पूरा, प्रोजेक्ट 4 पूरा, प्रोजेक्ट 2 का 2/3, तो प्रोजेक्ट 3 और 4 का पूरा पूरा एनपीवी और प्रोजेक्ट 2 का 2/3 एनपीवी, ये आपकी टोटल आएगी, कितनी आई है देख लो, आंसर आएगा बराबर। आओ तुमचा उत्तर चेक करा, तुम्ही, अरे तुमचं उत्तर चेक करा, बरोबर आलेलं आहे का। आणि हा प्रश्न अजून संपलेला नाहीये, अजून हा प्रश्न संपलेला नाहीये। अभी तक हमने सिर्फ डिविजिबल देखा, अभी तो इंडिविजुअल बाकी है। इनडिविजिबल मतलब अविभाज्य, यानी कि इसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। क्या एक साथ बोलना क्या है, दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताओ, आपके पास में जो 30 लाख रुपया है, बताओ आप सबसे पहले किसके साथ में लगाना पसंद करोगे, बोलो जल्दी से, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पीआई किस पे लगाओगे, तो थर्ड पे कितने लग गए, तो आपको 440 तो मिल गए, यहां पे पैसे कितने बचे, 30 में से 7 गए, 23 लाख बचे। अब आपने यहाँ पे आपका रैंकिंग नंबर 2 तो प्रोजेक्ट 4 है, वहां पे 13 लाख लगा दिए, आपके पास 10 लाख बचे, तो आपके ये भी मिल गए, आपको 11,40,000 मिल चुके हैं, और आपके पास में पैसे कितने बच चुके हैं। अब आप जैसा पहले कर रहे थे कि प्रोजेक्ट 2 का 2/3 लेंगे, अब इसमें मुमकिन नहीं, बिकॉज टुकड़ों टुकड़ों में नहीं मिलेगा, अब की बार इंडिविजिबल है, इसलिए दोस्तों किसको लेंगे, प्रोजेक्ट 2 को लेने की आपकी औकात नहीं है, बिकॉज 10 लाख बचे और पैसे लग रहे, ये तो नहीं ले जाएंगे। अब एक काम करो, ये 8 लाख वाली को ले लो, क्यों, बिकॉज का 10 लाख बचे, 8 लाख वाली तो आ ही जाएंगी, तो 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे, और अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ओ मित्रों, आपके पास कितने पैसे थे 30 में से प्रोजेक्ट 3 और 4 पे चले गए,
अब आपके इसमें 10 लाख जो बचे हैं, अब 10 लाख अपन टुकड़ों में नहीं ले सकते, प्रोजेक्ट 2 का टुकड़ा नहीं आएगा, प्रोजेक्ट 1 में डाल देंगे 8 लाख। अब आपके इसमें फिर भी कितने पैसे बचेंगे? 2 लाख। तो प्रोजेक्ट 3 का, प्रोजेक्ट 4 का, प्रोजेक्ट 1 का, सबका एनपीवी ऐड 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 कर दो। ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। 13 लाख, हाँ 13 लाख 40,000 ऐड होगा। पर अभी भी अपना 2 लाख बचे हुए हैं। वो 2 लाख रुपए अपन एफडी में लगाएंगे और वो एफडी को प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे और वो भी ऐड कर देंगे। वो 2 लाख रुपए के खाली नहीं रखेंगे, उसके एडजस्टमेंट घर पे पढ़ लेना। पर आपने समझा ना कैसे कर रहे हैं? पर इसमें और एक ऑप्शन हो सकता है, इसमें हम लोग 28 लाख यूज कर पा रहे हैं और 2 लाख का एफडी कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है? देखो यहाँ पे एक ऑप्शन तो आ गया अपने पास में, अपन ने ये ऑप्शन कर लिया ना, ये वाला कौन सा? ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अरे ऑप्शन नंबर 2 हो गया ना अपना। पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि जिसमें अपने पूरे 30 लाख की संख्या यूज हो जाएगी? हाँ हो रहा है, मुझे पता है। बोलो सर, एक काम करो, मैं आपको एक समझाता, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा दो, पूरा 30 आपके यूज हो जाते हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड का एनपीवी ऐड करो, 10 40। तो ये जो 10 40 देखो यहाँ पे है, कौन सा बेटर लगता है आपको? जब आप इंडिविजिबल में जाओगे तो ऑप्शन नंबर 2 अच्छा है। और डिविजिबल में आप कितना कमा सकते हो? 14 लाख। इंडिविजिबल में आप 10 लाख भी कमा सकते हो और 15 भी कमा सकते हो। अरे वो ये मालूम है कि ये अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट किया था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, डिविजिबल इंडिविजिबल। देखो बच्चों, पूरा आपका कैपिटल बिल्डिंग हो गया है। मेरा आपसे एक सवाल है, मित्रों, अगर हम लोग, आपको पता है ये जो चैप्टर है इसके 45 क्वेश्चन का जो मजा है आपने इसमें ले लिया, समझ गए? आपको आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? बताओ कैपिटल बेटिंग इस चैप्टर में देखते आपको कितना याद आता। आप मुझे बताओ यारों, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट है? एक है पे बैक, एक है डिस्काउंटेड पे बैक, बोलो हाँ या ना? एक IRR, एक ARR, एक NPV, एक अभी कैपिटल रैशनिंग जो अभी देखा, और एक देखा EAV। देखो सही है क्या? यही सारे कॉन्सेप्ट, और एक PI देखा ना, PI। हाँ ठीक है, IRR वर्सेस तो अभी सब ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो रहे क्या? बताओ, मैं इस सवाल पूछूं, आपने जो पैसे लगाए आपको कितने साल में वापस आएंगे? इसको पेबैक बोलते हैं। आप दोस्तों डिविजिबल इंडिविजिबल करते हो, ये कैपिटल रैशनिंग वाला। अरे अभी तो क्या ना, ये आप प्रेजेंट को फ्यूचर पे ले जाते हो, प्रेजेंट को फ्यूचर पे। इसको उधर उधर ले जाएंगे, ये भी, और फ्यूचर को ऐसे लाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है मित्रों, जहां पे आपका, बोलो क्या, आपके डिस्काउंट फैक्टर ऐसा है जहां पे आपका क्या हो रहा है? आपका एनपीवी 0 आता। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके लिए उसको बोलते हैं IRR। ARR का फॉर्मूला बोलो। आपका जो पैट होता है, पैट अपॉन आपका, एक तो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं आप, हाँ, और ये सब जानते हैं आप, सब हो गया। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी आपका जो 12% से आ रहा था एनपीवी 8,000 रुपए या 18,000 रुपए, बराबर है? तो आप मुझे बताओ एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ जहां पे एनपीवी आपका 0 आता है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो एक काम करेंगे, अगर वो 12% से 18,000 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही ज्यादा लेंगे, या कि हम उसको क्या करेंगे 22% लेंगे एग्जाम्पल।
और उसका एनपीवी आ रहा है -20,000, बराबर है? एकदम एक्सट्रीम एंड कर लिया हमने। तो अब क्या होता है ना, हम लोग ऐसा टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो फिर भी देखना है आपसे। ये है आपका 22% और ये है आपका 12%। यहां पे आपको मिल रहा है 18,000, यहां पे मिल रहा है 20,000 नेगेटिव। और आपको ऐसा जीरो ढूंढना है। इनके बीच का गैप जो है ना, ये है 38,000 का फासला, और परसेंटेज का फैसला है 10%। यानी 10% इज इक्वल टू 38,000, तो 1% इज इक्वल टू 3800, बराबर है? अब मुझे बताओ, ये 18,000 12% में होता है, आगे बोलो, तो इसको कितना इधर सरकाना पड़ेगा? इसको -18,000 चाहिए, तब जाके जीरो पे पहुंचेगा। तो इसको 18,000 को डिवाइड बाय 3800 करूंगा तो कितने परसेंट मिलेंगे? 4.736। तो यानी कि ये 12% में प्लस अगर मैं 4.7 जो भी है 736 करूंगा, तो यानी कि ये जो जीरो आने के लिए बोलो ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? 16.736% का अगर मैं इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर रखूंगा ना, तो मुझे एनपीवी जीरो आएगा। क्या बोलते हैं आप? यस सर। मैंने सही करके दिखाया। आपको एक्सट्रीम एंड पकड़ना पड़ता है, एक तो इधर, एक तो 10, एक तो 30, ऐसा ले लो। एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए। फिर दोनों का देखना, दोनों के फासले में कितने अमाउंट का फर्क है और दोनों के फासले में कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर का फर्क है। अभी 18 में से कितना माइनस करे तो जीरो आएगा? 18,000 में से 18, तो 18,000 आने के लिए कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर खिसकाना पड़ेगा? 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 12 में 4 को ऐड किया तो 16.736 एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जिससे डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से आपका एनपीवी जीरो आता। क्या बोलते हैं आप? हो गया मेरा पढ़ा के, ये आईआरआर भी हो गया जो बचा हुआ था। सो दोस्तों, आर यू